नमस्ते। गुड इवनिंग। आज का जो टॉपिक है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से संबंधित है और इससे मेंस में अक्सर क्वेश्चन आते हैं, स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी हो, उससे इस टॉपिक से क्वेश्चन आने ही आने हैं एक तरीके से। तो इससे संबंधित जैसे एक यूपीएससी ने 2014 में एक क्वेश्चन पूछा था, प्लेट विवर्तनिक की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए और यह हिमालय एवं अपलेशियन के विरचन की व्याख्या में किस प्रकार सहायक है। ये हिमालय और अपलेशियन का जो फॉर्मेशन होता है उसमें प्लेट टेक्टोनिक के थ्रू होता है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत उसमें किस तरह हेल्प करता है, ये सवाल था। और दूसरा यूपी पीसीएस में आया था 1996 और 1999 में ये क्वेश्चन आया था, एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत पर्वत निर्माण की किस प्रकार व्याख्या करता है। तो इन क्वेश्चनों ये क्वेश्चंस थे। अब अगर हम प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत की बात करें, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है ये 1962 में हैरी हेस ने दिया था 1962 में ये थ्योरी आई थी। कल के वीडियो में जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग हम लोग पढ़ रहे थे, सागर तल का प्रसार का सिद्धांत हम पढ़ रहे थे, उसमें हमने प्लेट के बारे में समझा था कि प्लेटें क्या होती हैं। तो प्लेट एक दृढ़ भूखंड को कहा जाता है। प्लेट एक दृढ़ भूखंड है जिसमें क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का जो हिस्सा है वो शामिल होता है। और प्लेट जो है अमूमन 100 किलोमीटर है, इसकी मोटाई 100 किलोमीटर के आसपास होती है। ये प्लेट है, ये एस्थेनोस्फीयर के ऊपर गति करता है। तो जब प्लेटें एक दूसरे के ऊपर गति कर रही हैं, हाँ जनरल देखा ये है कि प्लेटें कितनी हैं, तो इस प्लेटों की संख्या में थोड़ा सा एग्जैक्टली कितनी प्लेटें हैं इसमें लोगों के बीच थोड़ी सी अंतर है उनकी संख्या में। कुछ लोगों का कहना है कि जो प्लेटें हैं वो 7 हैं और कुछ लोगों का कहना है कि प्लेटें 6 हैं। अंतर आता है अमेरिकन प्लेट पे। कुछ विद्वान जो है वो उत्तरी और अमेरिकन प्लेट को अलग अलग मानते हैं कि एक उत्तरी अमेरिकन प्लेट है और एक दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, और कुछ विद्वान अमेरिकन प्लेट ही मानते हैं, उसमें उत्तर और दक्षिण अमेरिका जो है वो स्थित है। और ज़्यादातर जो संभावना ये व्यक्त की जाती है कि प्लेटों की संख्या 6 ही है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण अमेरिका जो है वो एक समान स्पीड से पश्चिम की तरफ मूव कर रहा है। ये अटलांटिक महासागर जो फैल रहा है, इसका कारण ये है कि उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका मूव कर रहा है और ये एक समान स्पीड से मूव कर रहे हैं। अगर प्लेटें अलग होती तो मूवमेंट की दर में, ये पश्चिम की तरफ जो मूव कर रहा है उसके दर में अंतर होता, वो नहीं है। तो प्लेटों की संख्या में अंतर है। जनरली मार्गन हैं, उनके हिसाब से प्लेटों की जो संख्या है ये 6 है। इसके अलावा और छोटी छोटी प्लेटें भी हैं। नासा जो है उसके हिसाब से प्लेटों की संख्या 100 है। छोटे छोटे प्लेट काफ़ी है, बड़े प्लेट 6 या 7 में अंतर आता है, अमूमन 6 ही माना जाता है। तो ये प्लेटें एस्थेनोस्फीयर के ऊपर जो है मूव करती हैं। तो जब एस्थेनोस्फीयर के ऊपर ये प्लेटें मूव करती हैं एक दूसरे, तो इस कंडीशन में या तो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती होंगी या एक दूसरे के करीब आती होंगी। प्लेटों के गतिशीलता के कारण प्लेटें या तो एक दूसरे से
दूर जाती है या एक दूसरे के करीब आती है। अब इसके हिसाब से अगर ऐसा होता है तो जो प्लेटों के किनारे हैं वो तीन तरह के किनारों की ही उपस्थिति हो सकती है। तो पहला प्लेट जो, जब मान लीजिए जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं तो या तो रचनात्मक किनारा का फॉर्मेशन होगा। देखिए, जब मान लीजिए कि ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेटें एक दूसरे से या तो एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो जहां से ये प्लेटें दूर जाती हैं उसको विसर्पण केंद्र कहा जाता है और इस जगह से लावा बाहर आता है और नए क्रस्ट का निर्माण करता है। रचनात्मक किनारा जो है, इसके कहने का मुख्य कारण यही है कि इन प्लेटों के दूर जाने से जो जहां से ये दूर जाती हैं उनको विसर्पण केंद्र कहा जाता है और नए क्रस्ट का निर्माण होता है। क्योंकि जब एक दूसरे से दूर जाती है तो लावा जो है वो बाहर की ओर निकलते हैं और नया क्रस्ट बनता है। तो ये नए क्रस्ट का निर्माण होता है। इसको ऊपर बनाना चाहिए। तो प्लेटों के जो किनारे होंगे वो तीन तरह के होंगे। एक तो रचनात्मक किनारा होगा जिसमें बताया कि प्लेटें एक दूसरे से दूर जाएंगी। अब जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो जहां से ये दूर जाएंगी उसे विसर्पण केंद्र कहा जाता है और यहाँ से जो मैग्मा है एस्टेनोस्फीयर से वो बाहर आता है और नए क्रस्ट का निर्माण होता है, जिसके कारण इसको रचनात्मक किनारा कहते हैं। दूसरा है, इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो मध्य अटलांटिक कटक जो है, इसका एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा आप संरक्षी किनारा कह सकते हैं। इसमें प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल प्लेटें गति करती हैं। जैसे सपोज ये प्लेटें हो गई, तो ये प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल करेंगी, या ये एक दूसरे से दूर नहीं जाएंगी या एक दूसरे के नीचे ऊपर नहीं जाएंगी, ये एक दूसरे के अगल बगल इस तरह मूव करती हैं। तो इसमें बेसिक इस के कारण जब प्लेटें अगल बगल करती हैं, मूव करती हैं, तो ट्रांसफॉर्म फॉल्ट का निर्माण होता है। एड्रियाटिक फॉल्ट है, सान एड्रियाटिक फॉल्ट, ये कैलिफोर्निया के पास है। जो इसका निर्माण होता है संरक्षित प्लेट किनारा, जो प्लेटें जब एक दूसरे के अगल बगल में मूव करती है तब इनका निर्माण होता है। तीसरा है आपका विनाशात्मक प्लेट किनारा। इसको, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। जब दो प्लेटें हैं, ये मान लीजिए दो प्लेटें हैं, जब ये दोनों प्लेटें एक दूसरे की तरफ एक गति करती हैं, एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं, तो होता क्या है कि जिस प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होती है, घनत्व ज़्यादा होता है, वो प्लेट नीचे की ओर वो प्लेट जो है नीचे की ओर मूव कर जाता है। और जिस जगह पे ये प्लेट मूव कर रहा है इसको सबडक्शन जोन कहते हैं। यहाँ पे प्लेट जो है नीचे की ओर चला जाता है।
चूंकि प्लेटें नीचे की ओर जा रही हैं और इससे इस प्लेट का विनाश हो रहा है, तो इसको विनाशात्मक प्लेट किनारा कहते हैं। और जो पर्वत का निर्माण है, जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा कि हिमालय या प्लेशियन के पर्वत निर्माण में ये कैसे व्याख्या करता है, तो जो पर्वत निर्माण होता है या जो ज्वालामुखी का विस्फोट होता है वो, या जो भूकंप आते हैं, वो इस विनाशात्मक प्लेट किनारे के पास आते हैं। और अगर विनाशात्मक प्लेट किनारा जब हो रहा है तो इसके भी 3 कंडीशन जो है वो हो सकते हैं कि जब प्लेटें विनाश कर रही हैं, तो इसका एक पहला कंडीशन तो ये हो सकता है कि जब एक प्लेट महासागरीय हो और एक प्लेट महाद्वीपीय हो। इस स्थिति में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट है, तो महासागरीय प्लेट का जो डेंसिटी होता है वो ज़्यादा होता है महाद्वीपीय प्लेट के मुकाबले। तो महासागरीय प्लेट क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा। और इसमें एक चीज़ समझना होगा कि जब 2 प्लेटें मूव कर रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए ये प्लेट है, ये प्लेट नीचे आ रही है, तो दूसरे वाली प्लेट में संपिंडन होता है। ये जानना ज़रूरी है, दूसरे वाले प्लेट में संपिंडन होगा और वलन होगा और पहाड़ों का निर्माण होता है। तो अगर महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ये नीचे जाएगा, और जो महाद्वीपीय प्लेट है वहाँ संपिंडन होगा और पर्वतों का निर्माण होगा। जैसे एग्जाम्पल में हम यहाँ अगर हम प्रशांत महासागर का प्लेट और ये अमेरिकन प्लेट को हम अगर ले लेते हैं, तो रॉकीज और एंडीज पर्वत का जो निर्माण हुआ है वो एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के निर्माण के, महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के विनाश के कारण जब टकराती हैं तो इस महासागरीय प्लेट का विनाश होता है, उससे रॉकीज और एंडीज पर्वत का निर्माण होता है। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें हों, तो हिमालय और अपलेशियन पर्वत जो है उनका निर्माण दो महाद्वीपीय प्लेटों से हुआ है। एशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट जो है वो टकराती हैं, तो भारतीय प्लेट क्या होता है, भारतीय प्लेट नीचे की ओर जाती है। भारतीय प्लेट और एशियाई प्लेट इनके टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। तो भारतीय प्लेट क्या होती है कि भारतीय प्लेट नीचे की ओर जाती है, उसका सबडक्शन होता है, और एशियाई प्लेट में वलन पड़ते हैं, संपिंडन के कारण वलन पड़ते हैं और हिमालय पर्वत का फॉर्मेशन होता है, हिमालय पर्वत का निर्माण होता है। एशियाई प्लेट ही जब अफ्रीकन प्लेट से टकराती है तो अपलेशियन पर्वत का निर्माण हो जाता है। तीसरा कंडीशन ये है कि जब दोनों महासागरीय प्लेट हो, तो जो जापान में आप द्वीपों का चाप देखते हैं उसका निर्माण है महासागरीय, 2 महासागरीय प्लेटों के टकराने से हुआ है। इसमें प्रशांत महासागर प्लेट है और प्लस जो है जापान प्लेट है, इनके टकराने से प्रशांत महासागर का प्लेट जो होता है वो सबडक्शन हुआ है, उसका नीचे हुआ है, और जापान के पास जो है खाइयों का भी निर्माण हुआ है। तो ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है जो कि जिससे कि ये बताता है कि हिमालय पर्वत, रॉकीज, एंडीज, अपलेशियन पर्वत या मिड अटलांटिक रिज का जो फॉर्मेशन हुआ जो रचनात्मक प्लेट के कारण, इन सब चीज़ों पे ये प्रकाश डालता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।